अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक बोलतायत, थेट जाऊयात. और क्लीन चिट दे देते हैं कि दस्तावेज सही है. उसके बाद देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री, जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में शेड्यूल कास्ट जाति के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करे, उनके साथ जस्टिस हो, वे स्वयं बैठकर दाऊद वानखेड़े साहब के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. अरुण हलदर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए. हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं. जनरली होता है कि कोई व्यक्ति उस पर अन्याय हो तो वो अपनी शिकायत कमीशन के पास दर्ज कराए और कमीशन उस पर जानकारी जुटाए और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके जांच करनी है तो किसी भी व्यक्ति को, संस्था को अपने जो उन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार हैं उसमें संबंध करके उसकी सुनवाई कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार करके वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और सिफारिश करते हैं कि क्या सरकार करे और पार्लियामेंट के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाती है. ये कार्यशैली और कार्यप्रणाली है. जहां तक किसी का सर्टिफिकेट फर्जी है उसे जांचने का, उसे प्रमाणित करने का अधिकार शेड्यूल कास्ट कमीशन को नहीं है. देश में के रामास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 1994 में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया. जब देश में फर्जी सर्टिफिकेट की बाढ़ आ गई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि देश में हर जिले में जो सर्टिफिकेट फर्जी हैं उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए. उस कमेटी की अध्यक्षता ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी या उस लेवल का अधिकारी उसकी अध्यक्षता करे. उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टरेट है उसका एक अधिकारी हो, पुलिस का एक अधिकारी हो और जो भी शिकायत आए उस शिकायत को क्वासी जुडिशियल अधिकार, उन्हें न्यायालय के अधिकार दिए गए, वो न्यायालय के अधिकार के तहत सारी जांच प्रक्रिया को करें और उसके बाद उस पर निर्णय लें. अगर वो निर्णय किसी को मंजूर नहीं तो सीधे वो हाईकोर्ट में अपील में जा सकता है. हाईकोर्ट का निर्णय उसे मंजूर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है. लेकिन एससी कमीशन को ये सारे अधिकार नहीं है. ये लोगों को समझना पड़ेगा. अरुण हलदर जी का व्यवहार ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है. सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया. दाऊद वानखेड़े साहब के घर पे चले जाना और वहां पे मीडिया से संवाद करना, मीडिया के जरिए पूरे चित्रीकरण कराना, हमें लगता है ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है.
इतनी जल्दबाजी उनको क्या है? क्यों इस तरह का आचरण वो अपना दिखा रहे हैं? क्या एक वैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के आचरण रख सकता है? ये सारी चीजों का हम देश के राष्ट्रपति को शिकायत करेंगे, सोशल जस्टिस मंत्री को भी शिकायत करेंगे कि जिस पद पे आपने व्यक्ति को बिठाया, वो जो कौशी जुडिशियल अधिकार है किसी संस्था का जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया गया, उन अधिकारों को अपने अधिकार में ले रहा है, इससे बड़ा ब्रीच कुछ हो नहीं सकता। हम राष्ट्रपति महोदय को ये सारी घटना की कंप्लेंट करेंगे, साथ ही साथ सोशल जस्टिस मिनिस्टर को लिखेंगे और मांग करेंगे इस घटनाक्रम की जांच हो कि उनका मोटिव क्या था, क्यों इतना वो ममत भाव एक व्यक्ति को दिखा रहे थे जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया, देश में एक होनहार दलित बच्चे के अधिकारों को छीना, और ये भी मुझे धमकी उन्होंने दी है कि ज्यादा बोलेंगे तो एट्रॉसिटी एक्ट के अंदर कार्रवाई करके जेल में डाल देंगे। हमें लगता है कुछ ज्यादा वे बोलते हैं। सवाल खड़ा है कि जो व्यक्ति दलित ही नहीं, उसको लेके आप डराने का मुझे काम करते हैं। हमें लगता है कि हमारा भी राजनीतिक अनुभव है। सभी व्यक्तियों को मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पद की गरिमा संभालनी चाहिए और साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों को कहीं भी हनन करने की कोई भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आठवले साहब के पास बैठकर उल जुलूल बातें की गई, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि मैंने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं वानखेड़े साहब हल्दर साहब के साथ जब बैठे थे कि मैंने बच्चों की तस्वीरें वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली, मैंने बच्चों का नाम लिया, मैंने उनकी दूसरी सौभाग्यवती पत्नी का नाम लिया, उनके बारे में कुछ कहा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने कभी उनकी दूसरी पत्नी का नाम तक नहीं लिया है, ना उनकी कोई तस्वीरें साझा की है, ना मैंने उनके बच्चों की तस्वीरें साझा की है। हमें लगता है कि अगर झूठी बोलना है तो ढंग से बोलिए, कम से कम लोगों को समझ में आए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मैं आज फिर कायम हूँ अपने बात पे कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े ने बनाया, उसकी कौशी जुडिशियल अथॉरिटी महाराष्ट्र के जिला अधिकारी जहाँ से मुंबई शहर से सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसका जो स्क्रूटनी कमेटी बनी है, हम उसकी शिकायत उस कमेटी के सामने करेंगे और निश्चित रूप से कमेटी जांच करेगी, सारे तथ्यों को तपासेगी और हम अपनी बात रखेंगे। वानखेड़े साहब को भी बुलाया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस फर्जीवाड़ा पे जांच के बाद मोहर लगेगी, और एक बार मोहर लग गई कि सर्टिफिकेट जाली है तो उसी कानून में ये स्पष्ट है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फायदे लिए गए, चाहे वो नौकरी हो, एडमिशन हो या और भी कोई चुनाव हो, वो सारे तात्काल रूप से रद्द किए जाते हैं। जो भी लाभ लिया होगा वो वसूल किया जाता है और उसी के तहत प्रोविज़न है कि फौजदारी मुकदमा करके 2 साल से 7 साल तक की सज़ा होती है। हम इस मामले को जो भी फोरम है, हमारा वैलिडिटी कमेटी जिसे जांच पड़तालनी समिति महाराष्ट्र में कहते हैं, वहाँ पे ये मामला ले जाएंगे। साथियों, और एक विषय बहुत गंभीर है। पिछले 9 महीने से जब से हमारे दामाद को नाजायज तरीके से फंसाया गया, 8.5 महीना जेल में रहकर आया और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश में स्पष्ट हो गया कि धाराएं गलत तरीके से लगाई गई और हम उसको लेके हाई कोर्ट में मामला निरस्त करने के लिए जाएंगे। आगे कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे, लेकिन पिछले लगभग 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
नवाब मलिक ड्रग के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उनका दामाद जेल में है और कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इस तरह के बयान नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है, उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का, मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के एनसीबी के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब वे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अभिनय किया था और साथ में मुनगंटीवार जी ने भी अभिनय किया था। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं और बाद में आपसे शेयर कर लूंगा। मैं शेयर कर दूंगा, आप बाद में देख लीजिएगा। गाना गाती हैं, अच्छी बात है। नदियों को लेकर गाना गाएं, अच्छी बात है। सोनू निगम जी के साथ अभिनय करें, अच्छी बात है। देवेंद्र जी अभिनेता बन जाएं, अच्छी बात है। मुनगंटीवार जी अभिनेता बन जाए, अच्छी बात है। डायरेक्टर उसके सचिन गुप्ता थे। सिंगर अमृता फडणवीस एंड सोनू निगम, उसको म्यूजिक दिया था, जो गाना लिखा था वो अभिजीत जोशी जी ने। क्रिएटिव हेड उसके मनीष खानका थे और उसके फाइनेंस हेड जयदीप राणा जी थे। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो, इस तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है,
एक टी सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूं कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज करता हूं। ये सिर्फ मामला इतना ही नहीं, मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चेंबर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था। तर अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक हे बोलत होते। मी वानखडे यांच्या पत्नीवरती, मुलांवरती कोणतीही वैयक्तिक टीका केलेली नसल्याचं मलिक यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटलंय। माझ्या जावयाला विनाकारण त्रास दिला जातोय असंही त्यांनी म्हटलंय। तर हलदर आणि वानखडेंच्या भेटीवरती मलिकांनी आक्षेप नोंदवलाय। माझ्या जावयाला विनाकारण त्रास दिला जात असल्याचं नवाब मलिक यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटलं। संरक्षण मंत्री असताना रमेश दुबे साहेब हे मंत्री होते, त्यांच्यासोबत बनारसमधून काही लोक विमानात आले होते आणि त्यांच्यावर जे काही होता त्या काळामध्ये कारवाई झाली। पण त्याच्यात आणखीन एक व्यक्ती होता, त्याचं नाव तो मुंबईमध्ये अंधेरीचा नगरसेवक होता, पुरुषोत्तम सोलंकी। त्यांच्यावर पण गुन्हा त्या काळात दाखल करण्यात आला, पाडा लावण्यात आला। नंतर ते गुजरातला भावनगरला शिफ्ट झाले, अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले। त्यांच्या छोट्या सखीलशी दाऊदशी कनेक्शन होता। मी किरीटजी आपल्याला विचारू इच्छितो, माहिती घ्या, तो छोटा सखील आणि दाऊदचा माणूस ज्याच्यावर आमच्या सरकार असताना त्या 92-93 मध्ये कारवाई झाली होती, तुरुंगात टाकण्यात आला होता। नंतर मुंबई सोडून ते गुजरातला शिफ्ट झाले, भावनगर मधून आमदार झाले आणि मोदी साहेबांनी स्वतःच्या मंत्रिमंडळामध्ये 10 वर्ष त्यांना मंत्री ठेवलं होता। किरीटजी मोदी साहेबांना विचारा, हा दाऊदशी संलग्न माणूस तुमच्या मंत्रिमंडळात कसा होता, याचे उत्तर तुम्हाला मिळेल। नवाब भाई आखरी क्वेश्चन नवाब भाई आहे की तुम्ही मंत्रिपदाचा जो आहे भंग करत आहात गुप्ततेचा, त्यामुळे तुमचा राजीनामा घ्यायला हवा असं नाही का? मी कुठलेही यंत्रणेचा वापर करत नाही, हे सगळे सोर्सेस माझे आहे। गैर काही होत असेल तर निश्चित रूपाने त्याच्यावर प्रश्न निर्माण करण्याचा माझा अधिकार आहे। कुणाला वाटत असेल की मला मंत्रिमंडळातून ते काढू शकताय, कुणाला मंत्री करायचा हे अधिकार माननीय मुख्यमंत्रीचे असते। भाजपवाल्यांचा अधिकार नाही की कुणा मंत्री करायचा कुणा काढायचा, त्यांनी जरा नियम वाचून बघावा। नवाब भाई बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा एलिगेशन लगाया है आपने, इसका मोटिव क्या हो सकता है? जो आप बोले कि 1.5-2 साल से वो पूरे ऑपरेशन मैं मोटिव क्या है? ड्रग का धंधे से पैसे कमाना, ड्रग के धरने से बड़े पैमाने पे उगाही करना। कौन कमा रहा है? कहीं ना कहीं अगर वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। सर जयदीप राणा तो जेल में है, तो फिर कैसे बीजेपी के साथ आप संबंध होने की बात कह रहे हैं? अरे भाई, आपको फिर आप देख लो ना गाना, नदी वाला गाना जो आप देखेंगे, जिसमें अमृता फडणवीस मैडम ये गाना गा रही हैं, सोनू निगम ने गाना गाया है, देवेंद्र फडणवीस उसमें अभिनय कर रहे हैं, मुनगंटीवार उसमें अभिनय कर रहे हैं। उसकी डिटेल आप देखेंगे तो उसमें फाइनेंस हेड ये जयदीप राणा है। सर दाऊद कनेक्शन आपने बोला से हिंदी में बता सकते कि क्या कनेक्शन है दाऊद का अंडरवर्ल्ड का? हिंदी में देखिए, किरीट सोमैया जी
पवार साहब को लेके बदतमीजी उन्होंने की और भाषा का जिस तरह का उपयोग किया ये शोभनीय नहीं है। उन्होंने बनारस से एक जहाज में, जो पूर्व हमारे मंत्री हैं रमेश दुबे जी, अंधेरी से वो जीते थे, उसी क्षेत्र के 2 लोग मुंबई आए थे, जिसको लेके शोर मचा कि दाऊद के लोग पवार साहब के जहाज में आए। झूठी अफवाहें फैलाई गई और कहीं ना कहीं पूरी तरह से पवार साहब का जो इमेज है उसे मलाइन करने का काम बीजेपी ने उस समय 92-93 से शुरू किया था और 95 में उनकी सरकार आ गई, लेकिन 5 साल सरकार रहते हुए कोई भी चीज़ उसमें सामने नहीं आई। अटल जी की सरकार रही, फिर 5 साल देवेंद्र जी की सरकार रही, 7 साल से मोदी जी की सरकार है। जो झूठे बातें फैलाई गई थी, जिसको लेके कोई तथ्य नहीं था, आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन शायद किरीट सोमैया जी को पता नहीं कि उसी समय कांग्रेस के एक नगर सेवक थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम सोलंकी। वो क्रिमिनल थे। उनके छोटा शकील और दाऊद से संबंध होने के कारण उन पे मुकदमा दर्ज हुआ, उन पे टाड़ा लगा और उसके बाद वो मुंबई छोड़कर गुजरात के भावनगर, जहां उनका मूल गांव था, वहां शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो विधायक बने इंडिपेंडेंट और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वे चुनाव लड़े। और वो व्यक्ति जिसका संबंध छोटा शकील से था, दाऊद इब्राहिम से था, 10 साल तक मोदी जी के मंत्रिमंडल में गुजरात में मंत्री रहे। अगर ये जानकारी किरीट जी को नहीं है तो हमें लगता है कि वो जानकारी जुटाएं और फिर उल जुलूल बातें करें। हमें लगता है पवार साहब को लेकर अगर शब्दों का चयन बदतमीजी से किया जाएगा तो हमें लगता है इसे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नाही करेगी। नवाब जी, नीरज गुंडेचे संबंध उद्धव ठाकरेंशी पण चांगले आहेत असं कळतायत. मग हा गुंडे जो आहे तो उद्धव ठाकरे काम करतात? उद्धव ठाकरेशी संबंध नाही. देवेंद्रजीचा दूत म्हणून सरकार चालवत असताना कधी कधी हे नाते बिघडत होते. तो कुठेतरी मांडवली करण्यासाठी यांचे निरोप घेऊन त्यांच्याकडे जात होता. सर, हिंदी में बताइए कि जो नीरज गुंडे हैं, जब भी सरकार की बात आई बनने के लिए, बीजेपी से लेकर शिवसेना दोनों में मध्यस्थता का काम किया उन्होंने। नहीं, तो ठीक क्या है, उद्धव ठाकरे से भी उनके बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बीजेपी के वो देवेंद्र जी के फ्रंटमैन थे। सरकार जब भी अड़चन में आती तो उनका संदेशा लेके दूत के रूप में जाते थे। जब सरकार बन रही थी तब भी कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना साथ में है, वो देवेंद्र जी के दूत के रूप में भी रहते रहे। देवेंद्र जी के सारे फ्रंटमैन के रूप में उन्होंने काम किया है। अगर वो दूत थे, उस समय सरकार में दोनों पार्टियां थी, जब कोई तनाव बनता था तो संदेशा लेके बातचीत कराते थे। हमें लगता है इन चीज़ों से उद्धव ठाकरे जी को जोड़ना उचित नहीं। सर, लास्ट सवाल, सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास है, इतने आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या मुंबई पुलिस इस पर एक्शन लेगी? नीरज गुंडे हो गए या फिर फाइनेंस वाले जिसका नाम आपने लिया, राणा हो गया, जयदीप राणा जेल में है, निश्चित रूप से छूटेगा तो गंभीर एक हुकायत ड्रग तस्कर है, तो हमें लगता है उसके बाद पुलिस देखेगी। देखिए, पुलिस किसी को, हम अपने सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को नाजायज़ फंसाना नहीं चाहते। जहाँ तक सवाल है शाहरुख खान के लड़की की ड्रग के केस में उन्हें फंसाने का, उसमें प्रभाकर साहिल का जो बयान है जिसमें 18 करोड़ की उगाही की बात कही गई, जिसमें 50 लाख रुपए उठाए गए, उस चीज़ों की पुलिस निश्चित रूप से कमेटी गठन हुई है, जांच हो रही है। हमारी सरकार किसी को नाजायज़ तरीके से फंसा दे ऐसा नहीं करेगी। जांच एक कमेटी नहीं है, वो कर रही है। अगर सच्चाई उसमें सामने आएगी, प्रभाकर साहिल के बयान में जांच में कोई तथ्य सामने आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन द्वेष भावना से सरकार हमारी कोई काम नहीं करती। जिस तरह से सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, हम लोग
हमारे सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे. राज्य सरकारला सांगणार नाही का तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करण्यासाठी? आता तुमच्याकडे एवढे जर पुरावे आहेत तर देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात कारवाई करायला तुम्ही राज्य सरकारला सांगणार नाही? बघू ना, आता हे सगळं समोर येत आहे. निश्चित रूपाने जे गंभीर जयदीप राणा तो आता तुरुंगात आहे, बाहेर आल्यानंतर निश्चित रूपाने त्यांच्या बाबतीत पण इन्क्वायरी करण्याच्या कारवाई निश्चित रूपाने आम्ही अर्ज करू की याला बोलवा, याच्याकडून माहिती घ्या. ड्रगचा जो धंदा मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे त्याच्यात कुणाकुणाचा काय रोल है याची माहिती निश्चित रूपाने पुलिस यंत्रणा घेईल. नवाब भाई, आपकी ट्वीट के बाद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर दिया कि और आपको इशारा में कहते हैं कि सलीम जावेद है, बंटी बबली है, डेली नया गुफा लेके आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं. हमें लगता है जिनका अपना किरदार डकैती का, चोरी का, फ्रॉड का है, ऐसे लोगों को जवाब देना हमारे लिए बेहतर नहीं है. इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उल जुलूल बातें करेंगे, उल जुलूल बातों का जवाब देना ठीक नहीं. सर 100 करोड़ का डिफेमेशन तो डाल दिया उन्होंने, और एक और मालगांव में भी. ठीक है, वो तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए हम तैयार हैं, लड़ेंगे. एक नहीं 1000 केस डाल दें, हम कहीं डरते हैं क्या किसी से? कानूनी लड़ाई है, वो लड़े, हम लड़ेंगे, न्यायालय में भी सिद्ध करेंगे. एक बार न्यायालय में आ जाए तो चीज़ें देखेंगे. हम किसी से कोई डिफेमेशन का मामला हो या कोई जान से मार देने की धमकी दे. कुछ लोग बोलते हैं कि दिवाली के पहले ईडी का छापा नवाब मलिक के घर पे बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे. हमें लगता है इस तरह की गीदड़ भक्ति से नवाब मलिक डरने वाला नहीं है. सर, मोहित कंबोज ने एक ट्वीट ये भी किया है कि जो देखिए, चोर की बात का मैं जवाब नहीं देता. सर सचिन वाजे चोर के बात का जवाब नहीं देता. Mr. Malik, if you could speak in English, could you tell us what exactly is the allegation that you're leveling against Mr. Fadnavis? See, I have said already, a person named Jaideep Rana is in jail in a drug peddling case. He has funded a song sung by Amrita Fadnavis ji, Sonu Nigam, and there was a role of Devendra Fadnavis ji and Mungantiwar ji also there. The Jaideep Rana was the financial head of that production. After that also, he had been a frequent visitor to the CM house. Definitely, these things raise many of the questions, and I demand there should be a CBI inquiry into the matter, because a drug peddler is connected with BJP high profile leader. Wankhede has been posted on his behalf. Wankhede is a kingpin for running high profile drug business in the city of Mumbai, and just framing the innocent people, just getting publicity, but he doesn't catch big fish. We demand there should be a CBI inquiry into the matter. Thank you.